गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 गणित में आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आई 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 वी 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 आई वी आई आई वी आई 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 8 आकृतियाँ हैं। तो इनका कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। तो देखिए, ए है साधारण वक्र। प्रश्न नंबर 1 का ए। तो हमें इन आकृतियों का 8 आकृतियां जो यहाँ पर बना रखी हैं, इनका हमने इस आधार पर वर्गीकरण करना है। तो इसमें साधारण वक्र ये पूछ रहा है। साधारण वक्र कौन कौन आकृतियां साधारण वक्र है। तो हम यहाँ पर देखें वक्र किसे कहते हैं। तो आपने जैसे पिछली कक्षाओं में सीखा, वक्र ऐसी आकृति हैं जिनको पेंसिल की नोक कापी में रखने पर पेंसिल को बिना उठाए जो आकृति हम सरल रेखाओं या वक्र रेखाओं से बना सकते हैं, वह वक्र कहलाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आकृति जो है सरल रेखाओं से भी बनी हो सकती है, वक्र रेखाओं से भी बनी हो सकती है, लेकिन रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं और उस आकृति के अंदर कोई दूसरी आकृति न बने। दूसरी आकृति बनी होगी तो हमको पेंसिल उठा करके वो आकृति बनानी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो इसमें पेंसिल उठनी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें आई 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 वाला, तो इस दृष्टि से देखें तो ये सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति है और इसको बनाने में हमको पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है। तो ये साधारण वक्र है। दूसरी आकृति है, इसको देखें, इसमें घुमाए पेंसिल चारों ओर से, तो ये भी साधारण वक्र है। उसके बाद ये यहाँ पर हम देखें, ये वक्र रेखा से बनी है लेकिन इसके भीतर आकृति बनी है। इसको बनाने में हमको पेंसिल को बाहरी वृत्त पूरा करने के बाद उठाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर देखें सरल रेखाओं से बनी है लेकिन रेखाएं इसमें कटी हुई हैं और यहाँ पर अंदर से एक आकृति जैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद इसको देखें हम, ये साधारण वक्र है। तो यहाँ पर देखें, इसको बनाएं, ये भी साधारण वक्र है। इसके अंदर भी कोई आकृति नहीं है, रेखाएं एक दूसरे को काट भी नहीं रही हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी साधारण वक्र है। तो हम देखें यहाँ पर साधारण वक्र हो गए आपके। हम लिखेंगे आई, चित्र बना लेंगे बाएं पृष्ठ में सारे, कॉमा आई आई भी वी आई और वी आई आई, अर्थात 1 2 5 6 7 ये आपके साधारण वक्र। अब उसका दूसरा है बी, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र। अब इसमें थोड़ा सा इसने एक शब्द और जोड़ दिया, साधारण बंद वक्र, अर्थात ऐसे वक्र जिसके दोनों सिरे बंद हो, अर्थात वो आकृति कहीं से खुली ना हो, तो उसको हम बंद वक्र कहेंगे। तो फिर देखें, ये बंद, ये भी बंद, वक्र को ही देखेंगे, ये बंद, ये भी बंद और ये भी बंद। तो ये ही आकृतियां बंद वक्र भी हैं। आई 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 भी वी आई और वी आई आई। तो यही आकृतियां साधारण वक्र भी हैं और बंद वक्र भी हैं। अब उसके बाद इन्हीं का वर्गीकरण कर रहा है उत्तल नहीं बहुभुज। सी में पूछ रहा है बहुभुज। अब इन आकृतियों में बहुभुज कौन है ये हमने देखना है। तो बहुभुज देखिए, बहुभुज किसे कहते हैं। केवल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति। केवल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति, रेखाखंड, इसमें वक्र रेखा नहीं आएगी। तो केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। तो एक आई, ये भी रेखाखंडों से बनी है, ये भी रेखाखंडों से बनी है, और ये वक्र रेखा से, ये वक्र रेखा है, इसमें भी वक्र रेखा है, इसमें भी वक्र रेखा है, इसमें भी वक्र रेखा है। तो ये आकृति है आपकी आई, केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, आई आई और आई भी, ये तीन इसमें बहुभुज हैं।
अब कह रहा है उत्तल बहुभुज, डी, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। अब देखिए उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे। अभी हमने बताया बहुभुज केवल रेखाखंडों से बनी आकृतियां। अब हमारे पास 3 आकृतियां हैं जो बहुभुज हैं, उन्हीं को देखना हमने, 1, 2 और 3। अब उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, ऐसे बहुभुज जिसके दोनों विकर्ण या जिसके विकर्ण अंतः क्षेत्र में हो, आकृति के बहुभुज के अंतः क्षेत्र में हो, तो ऐसा बहुभुज हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो इसमें हम देखें सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड खींचे तो इसमें ये विकर्ण जो है बहिर्भाग में आ रहा है। ये देखिए इस शीर्ष को मिलाएं तो ये बहिर्भाग में आ रहा है, तो ये नहीं हो गया, ये उत्तल बहुभुज के अंदर आ गया। तो इसके विकर्ण देखें, सम्मुख शीर्ष को मिलाएं, ये और ये, तो इसके दोनों विकर्ण अंतः क्षेत्र में है, तो यह बहुभुज जो है हमारा एक उत्तल बहुभुज है। इसमें देखें, इसमें भी विकर्ण बाहरी भाग में आ रहे हैं, इसके देखिए इन शीर्षों को मिलाएं, ये तो ऐसा बहुभुज जिसका कोई विकर्ण बहिर्भाग में हो तो वह अवतल बहुभुज कहलाएगा, और जिसके विकर्ण जो हैं अंतः क्षेत्र में हो, आकृति के अंतः क्षेत्र में हो, बहुभुज के अंतः क्षेत्र में हो, तो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो इसमें उत्तल बहुभुज केवल आई ये है। उसके बाद आ रहा है अवतल बहुभुज, ये देखिए अभी बताया अवतल बहुभुज, तो ऐसा बहुभुज जिसका कोई विकर्ण बहिर्भाग में हो, आकृति से बहिर्भाग में, तो कहलाएगा अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर अंतल बहुभुज है, अवतल बहुभुज है हमारे पास आई और आई भी जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके चित्र जो है बाएं पृष्ठ में बनाएंगे और दाएं पन्ने में ये हम उसका आंसर देंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। तो ये पूछ रहा है एक उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, यह लिख सकते हैं कितने विकर्ण हैं पूछ रहा है, तो विकर्णों की संख्या देखिएगा। अब यहाँ पर हम एक बहुभुज बनाते हैं उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण अंतः क्षेत्र में हो, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे मान लो सपोज जैसे हमारा चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। अब देखिए इसके विकर्ण हम मिलाएं, सम्मुख शीर्ष ए का सम्मुख शीर्ष सी, इसको मिला दें ए सी, एक विकर्ण हो गया इसका। सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको विकर्ण कहते हैं बी डी। तो हमने देखा इसके दोनों विकर्ण अंतः क्षेत्र में हैं, तो इसमें विकर्णों की संख्या 2, ये उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा क्योंकि इसके दोनों विकर्ण अंतः क्षेत्र में है। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 होती है वैसे भी सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर, तो विकर्णों की संख्या 2। अब कह रहा है बी, ये क्वेश्चन नंबर ए था। हाँ, बी कह रहा है एक समषटभुज। तो देखिए एक समषटभुज, एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या, देखिए चित्र बना के दिखाएंगे आपको, विकर्णों की संख्या। अब समषटभुज किसे कहेंगे, ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हों, षटभुज कहलाएगा। और समषटभुज हैं तो प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होगी, तो ऐसे रचना को हम एक समषटभुज कहेंगे। जैसे देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक भुजा, इसकी दूसरी भुजा मान लो बराबर है, मैं पटरी से तो खींच नहीं पा रहा हूं। ये देखिए ये इसकी चौथी भुजा, ये इसकी 5वीं भुजा और ये इसकी 6ठी भुजा। सपोज ये सब भुजाएं समान लंबाई की हैं। अब मैंने पटरी से तो खींचा नहीं इसको, मान ले जाए नाम लिख दे ए बी सी डी ई एफ
6 शीर्ष होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं होंगी, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला एक विकर्ण, ठीक हो गया। दूसरा विकर्ण ए ई, तीसरा विकर्ण ई सी, 3, अब ऐसे ही बी डी, चौथा विकर्ण डी एफ, पांचवा विकर्ण डी एफ बी, छठा विकर्ण ई डी, सातवां विकर्ण ई बी, आठवां विकर्ण और ई सी ने एफ सी, नौवां विकर्ण। तो इसमें एक षड्भुज में विकर्णों की संख्या होगी 9। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है एक त्रिभुज सी, एक त्रिभुज में विकर्ण पूछ रहा है। एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर, अभी लिखेंगे। देखिए पहले मैं चित्र से आपको समझाऊं। त्रिभुज बना ले, ये और ये, 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज हो जाएगा। अब इसके शीर्ष हैं ए, जहाँ पर 2 भुजाएं मिल रहे हैं उसको हम शीर्ष बोलेंगे बी, और ये सी। तो अब इसमें विकर्ण देखें, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो ए के सामने सी, ए के सामने बी, इनको मिलाएं तो भुजा है, तो इसमें विकर्ण कोई नहीं है। विकर्णों की संख्या 0, अर्थात 0, कोई विकर्ण नहीं, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? यह चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न नंबर 3। तो कह रहा है एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल। तो देखिए मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं आपके सामने। ये देखें, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। माना जाए ए बी सी और डी। जो उत्तल चतुर्भुज इसलिए है कि इसके विकर्ण जो हैं दोनों अंतःक्षेत्र में होंगे। ए का सम्मुख शीर्ष सी हुआ, इसको मिला दूं तो इसका एक विकर्ण हो गया ये। अब ऐसी प्रकार बी के सम्मुख शीर्ष है डी, डी को मिलाऊं तो दूसरा विकर्ण हमको प्राप्त होगा। तो इसके दोनों विकर्ण, चूंकि इसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंतःभाग में है, अंतः क्षेत्र में है, तो यह चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। अब देखें, ये पूछ रहा है हमसे कि भाई इसके कोणों के मापों का योगफल क्या होगा। तो ये देखें, तो बच्चों जैसे कि मैंने एक विकर्ण इसमें खींचा AC, अब इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटा है। 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC ये, और दूसरा त्रिभुज है ADC ये। अब हम देखते हैं, हमने पिछली कक्षा में सीखा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यूं देखें, जैसे ABC में कोण A, संक्षेप में कोण B और कोण C, तो इनका योग कितना होगा? त्रिभुज ABC में कोण A कोण प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हम ले लें, त्रिभुज ADC में, ये देखिए हम कहेंगे इसको कोण A ही मान लें। इधर कोण A धन कोण D, ये धन कोण C ये बराबर 180 अंश। अब हम देखें चतुर्भुज में, इसलिए
चतुर्भुज ABCD में कोण A, ये पूरा कोण कोण A प्लस कोण B, ये कोण प्लस कोण C पूरा प्लस कोण D, ये तो बराबर हो गया 180 अंश धन 180 अंश बराबर हो गया 360 अंश। तो हम कहेंगे एक चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो हम कहेंगे अतः ये हमारा त्रिभुज के अंतःकोणों के योगफल का प्रगुण हमने लगाया, जो पिछली कक्षा में आपने सीखा है। अतः चतुर्भुज के उत्तल चतुर्भुज के, अतः उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। ये देखिए, अब कह रहा सवाल वाला, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह कोण लागू होगा? तो देखिए, मैं दूसरा चतुर्भुज आपके सामने खींच रहा हूं जो उत्तल न हो, ऐसा भी यह कह रहा है, प्रयास कीजिए। तो देखिए, दो भुजाएं हो गई, ये देखिएगा, हमने एक चतुर्भुज बनाया, फिर से हम नाम लिखें A B C और D। तो अब देखें, इसके विकर्ण खींचे हम, इसका विकर्ण खींचे, मान ले जाए सम्मुख से सुमुख को मिलाने वाला विकर्ण हमने मिला दिया BT। अब यहाँ पर हम देखें पुनः, अब दूसरा विकर्ण इसका होगा AC, जो बहिर्भाग में आ रहा है, तो ये चतुर्भुज उत्तल नहीं है, अर्थात अवतल चतुर्भुज है। तो अब इसके कोणों के मापों का योगफल कह रहा है, तो मैंने एक विकर्ण खींचा BD जो अंतर क्षेत्र में है। तो अब देखें इसके कोण, इस विकर्ण ने भी इसको दो त्रिभुज में बांट दिया है। कैसे? कोण त्रिभुज ABD ये और त्रिभुज DCB ये। अब इसके कोणों का योगफल वही त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः कोणों के योगफल का प्रगुण हम लगाए हैं। ये तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो उसी प्रकार हम देखें, जैसे हमने पहले बनाया था, तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में इसके अंतः कोणों का योगफल हम देखते हैं, कोण A ये प्लस कोण B ये, त्रिभुज को इतना ही लेंगे हम, ये कोण B धन कोण D, धन कोण D, ये वाला कोण लेंगे हम इस त्रिभुज में, ये बराबर 180 अंश। पुनः त्रिभुज DBC में या BDC में, जो भी कहें, DBC में पुनः वही हम लगाएं, कोण D, ये कोण D हो गया इसके लिए, प्लस कोण B, ये वाला कोण लेंगे, कोण B प्लस कोण C बराबर भी 180 अंश। ये कोण लेंगे, ये D, ये B, ये C, इस त्रिभुज को लेंगे इसको, तो ये भी 180 अंश। अब हम यहाँ पर देखें, कोण D ये पूरा, कोण A ये, कोण B ये पूरा और कोण ये उत्तल चतुर्भुज के अंतः कोण हैं, अवतल चतुर्भुज के। इसलिए चतुर्भुज ABCD के अंतः कोणों का योगफल, तो हम दोनों त्रिभुजों के कोणों को जोड़ दें तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। अब यहाँ पर ये सोचना होगा कि कोण B पूरा होगा दोनों त्रिभुजों में जो है,
चतुर्भुज के लिए प्लस कोण C प्लस कोण D, ये पूरा लेना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों का जो कोण है वो चतुर्भुज के लिए दोनों कोण आ जाएंगे। चतुर्भुज के अंतःकोण के लिए कोण D बराबर 180 अंश धन 180 अंश बराबर 360 अंश। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा था, क्या यह गुण अर्थात एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल तीन कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है, क्या यह गुण चतुर्भुज उत्तल न होने पर भी लागू होगा? हाँ, तो हम लिखेंगे हाँ, चतुर्भुज उत्तल न होने पर भी उसके सभी अंतः कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो अब हमने एक नियम पा लिया कि चतुर्भुज कोई भी हो तो उसके चारों अंतःकोणों का जो योगफल होगा, उसके चारों अंतःकोणों के मापों का जो योगफल होगा वो हमेशा 360 अंश होगा, चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे चतुर्भुज उत्तल न हो। अब है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर कहता है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों के मापों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति है, देखिए पहली आकृति यहाँ पर एक त्रिभुज बनी है, इसमें 3 भुजाएं हैं, वो दिखा रखा है इसने है। तो कोणों का योगफल 180 अंश। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है। अब दूसरी आकृति इसने बनाई है, 1 भुजा 2 भुजा 3 4 भुजा, ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में एक विकर्ण इसने खींचा तो इसके 2 त्रिभुज हो गए। तो दोनों त्रिभुजों के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश का 180 का। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हो गया 180 का दुगुना हम कर दें 360 अंश, अभी बताया था। यहाँ पर इसने तीसरे में आकृति पंचभुज बनाई, 5 भुजाएं हैं और 2 विकर्ण खींच करके इसने इसको 3 त्रिभुजों में बांट दिया। 180 180 180 तीनों त्रिभुजों के अंतःकोणों का योगफल हो गया 540 अंश। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, 5 अंतःकोण होंगे इसमें, तो 5 अंतःकोणों का योगफल जो है वो हो जाएगा 3 त्रिभुजों के आधार पर 540 अंश। अगली आकृति इसने बना रखी षटभुज है। षटभुज में इसने 1 विकर्ण 2 विकर्ण 3 विकर्ण खींचे तो इसमें त्रिभुज बन गए 1 2 3 4 त्रिभुज बने। तो चारों त्रिभुजों के कोणों का योगफल हो जाएगा वह षटभुज के अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा 180 180 180 180। तो 18 चौको 72 अर्थात 720 अंश, 720 अंश। अब यहाँ पर इसने एक प्रश्न पूछा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? तो बच्चों यहाँ पर एक नियम निकल रहा है, इसने इसको हल किया है कि भाई किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, देखिए मैं एक नियम बता रहा हूँ आपको, इन आकृतियों से हम एक नियम की जानकारी मिली। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योगफल n ऋण 2 गुणा 180 अंश होता है। अब यहाँ पर n जो है, मैंने जो n शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर n बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। अगर हमको बहुभुज की भुजाएं ज्ञात हैं, कोई भी बहुभुज है कितनी भुजाओं वाला हो, तो उसकी भुजाओं को हम n अगर मान के चले तो उस बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल हम निकाल सकते हैं। सूत्र है n ऋण 2 गुणा 180। इसलिए आकृति में आपको समझा रखा है, जैसे यहाँ पर हमारा पास चतुर्भुज था तो
तो 4 ऋण 2 गुणा 180 कर रखा है। उसी प्रकार पंचभुज था 5 ऋण 2 गुणा 180 अंश, n का मान यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार षटभुज था n बराबर 6, 6 ऋण 2 गुणा 180 अंश। तो इस सूत्र से हम देखें तो हम देखेंगे कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो अब देखिए आई प्रश्न पूछा है, बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। ए में दिया है भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं 7, चूंकि बहुभुज में भुजाएं n बराबर 7, इसलिए बहुभुज के इस सूत्र से देखिए, अब इस बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर, हमारे पास सूत्र था अभी बताया मैंने, n ऋण 2, इसको n ब्रैकेट करिए, गुणा 180 अंश। इस सूत्र में मान रखें n का मान 7 है, 7 ऋण 2 शब्द बुझाइए गुणा 180 अंश। तो 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 गुणा 180 अंश। तो 5 से 180 अंश को गुणा करिए, 18 पंचे 90, 0 लगा दीजिए, 900 अंश। तो एक सप्तभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा 900 अंश। अब देखें बी आकृति दी है, 8 भुजाएं हैं। चूंकि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाएं n बराबर 8, इसलिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सूत्र वही हो गया हमारे पास, n ऋण 2, n भुजाएं हैं, 2 गुणा 180 अंश। बहुत सरलता से बहुभुज के अंतःकोण ज्ञात हो जाएंगे। 8 ऋण 2, n का मान 8 है, गुणा 180 अंश बराबर हो गया, 8 में से 2 घटाएं 6, तो गुणा 180 अंश। तो 18 108, 0 लगा दीजिए, 1080 अंश, 1080 अंश। अष्टभुज के अंतःकोणों का योगफल होगा 1080 अंश। उसके बाद ये कह रहा है सी, चूंकि बहुभुज की भुजाएं बराबर 10 भुजाओं वाला है, 10 बहुभुज है, 10 भुज है, बहुभुज में भुजाएं n बराबर 10, 10 भुज है, इसलिए इस 10 भुज के अंतःकोणों का योगफल बहुभुज के, इसलिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हो जाएगा हमारा सूत्र वही, n ऋण 2, किसी भी बहुभुज के लिए भुजाओं की संख्या मालूम होनी चाहिए, तो उससे उसके अंतःकोण का योग इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हो गया 10 ऋण 2 गुणा 180 अंश, 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 गुणा 180 अंश बराबर 144, 18 8 144, 1440 अंश, 1440 अंश। अब उसके बाद आ रहा है डी, भुजाओं की संख्या n। बहुभुज में भुजाओं की संख्या n दे रखी है, चूंकि बहुभुज में भुजाएं बराबर n, इसलिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग हो जाएगा बराबर n, भुजाओं की संख्या n है, n ऋण 2 गुणा 180 अंश। बस ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि n में से चर में से अचर नहीं घटेगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, n ऋण 2 गुणा 180 अंश। तो हमको एक सूत्र मिल गया, किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात होने पर हम इस सूत्र की सहायता से, जहां पर उसकी भुजाएं n लेंगे, हम भुजाओं की संख्या n का मान कुछ भी हो सकता है, बहुभुज 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, n का मान 4 चतुर्भुज, n का मान 5 पंचभुज, n का मान 6 छठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, जो भी है, तो उसके अंतःकोण का योग इस सूत्र से ज्ञात हो सकता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है समबहुभुज क्या है, क्वेश्चन नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5। तो हमसे पूछा समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज, समबाहुभुज जैसा कि आपको हमने बताया, बहुभुज किसे कहेंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपने सीखा। केवल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब ये पूछ रहा समबाहुभुज, तो ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो और जिसका प्रत्येक अंतःकोण आपस में बराबर हो, समान हो, उसी को हम समबाहुभुज कहेंगे। तो ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की तथा प्रत्येक अंतःकोण एक समान माप का हो, एक समान माप का हो, समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। तो हो गया समबाहुभुज। अब प्रश्न पूछ रहा है इसी में, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो आई 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है ये समबाहुभुज। 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनता, 1 भुजा से बहुभुज नहीं बनता। कम से कम बहुभुज के लिए 3 भुजाओं का होना आवश्यक है। तो सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज पूछ रहा है, अर्थात 3 भुजाओं वाला। तो 3 समान भुजाओं वाला, आप जानते हैं 3 भुजाओं से बनता है त्रिभुज। तो 3 समान भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज, आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार सीखे हैं, तो वो हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये हमारा 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। आपने पिछली कक्षा में सीखा है। आय पूछ रहा है 4 भुजाओं वाला। तो देखिए 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज, समबाहुभुज। अब देखिए 4 भुजाओं वाला बहुभुज हो गया चतुर्भुज। तो समान भुजाएं हैं तो समचतुर्भुज। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज तथा वर्ग। पिछली कक्षा में हमने सीखा वर्ग ऐसी आकृति है, 4 भुजाओं से बनी ऐसी आकृति है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है। तो समचतुर्भुज भी आ सकता है और वर्ग भी हो सकता है। वर्ग वैसे समचतुर्भुज है, लेकिन वर्ग की विशेषता समचतुर्भुज से थोड़ा और हट करके भी है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का हो सकता है। समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 का न हो, 4 भुजाएं बराबर हों। तो इसलिए यहाँ पर समचतुर्भुज तथा वर्ग मैंने लिख दिया। उसके बाद आ रहा है 6 भुजाएं। तो जैसा आप जानते हैं 6 भुजाओं वाले बहुभुज को हम षटभुज कहेंगे। तो 6 समान भुजाओं वाला बहुभुज है तो सम षटभुज। क्या कहेंगे? सम षटभुज। 6 भुजाओं वाला सम बहुभुज, सम बहुभुज। तो हो जाएगा आपका सम षटभुज। क्या कहेंगे इसको हम? 6 की 6 भुजाएं आपस में समान नाप की हैं तो सम षटभुज, सम षटभुज। 6 भुजाओं वाला षटभुज हो गया, समान 6 भुजाओं वाला सम षटभुज हो जाएगा उसका नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर इस चिन्ह दिया है इसने, ये हमको इसकी भुजाओं के आधार पर हम विचार करें। 1 2 3 4 भुजाएं, इसमें 3 कोण दे रखे हैं, 50 का, 130 का, 120 का और 1 कोण x का। तो ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग आप जानते हैं, भी गुण बताया था आपको। एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, चाहे चतुर्भुज उत्तल हो या अवतल हो, तो
उसके अंतःकोण का एक 360 अंश होता है, वो प्रगुण हम लगाएं तो x का मान निकल सकता है। 360 अंश में से हम ये 3 कोण जो इसको ज्ञात हैं इनको घटा दें तो x का मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 चित्र बना लीजिएगा बाएं पन्ने में। प्रश्न नंबर 6 का ए। तो दी गई आकृति चतुर्भुज में, ये 4 भुजाओं से बनी है तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग देखिएगा बराबर, मैं जोड़ रहा हूँ, एक सिरे से शुरू करूँ। 50 अंश धन 130 अंश, ये दिए हुए कोण देख लीजिएगा, धन 120 अंश धन x बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के अंतःकोण का योग होता है 360 अंश। तो अब देखिए इसको जोड़ें, 130 और 50 180, 20 जोड़ा 200 300। तो जरा या इकाई से जोड़ लें, 0 3 2 5 5 10, 0 है सिर्फ 1 1 2 1 3, 300 अंश धन x बराबर 360 अंश। तो अब x का मान निकालना है, इसलिए x बराबर 300 का पक्षांतर कर दीजिए, धन है वहाँ जाके पक्षांतर पर चिन्ह बदल जाते हैं। कोण x बराबर हो जाएगा 360 अंश ऋण 300 अंश बराबर 60 अंश। तो इसलिए आंसर उत्तर आ जाएगा x बराबर 60 अंश, x बराबर 60 अंश। अब आता है हमारा क्वेश्चन बी, आकृति बी। जरा से देखिएगा, आकृति बी को अगर हम देखें तो इस आकृति भुजाओं के आधार पर है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा चतुर्भुजी है। तो यहाँ पर भी हम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल लगाएं तो देखें, एक 60 का दीर्घ, एक 70 का दीर्घ, 1 का, और यहाँ पर ये बाहर की तरफ 90 का, तो अंदर की तरफ भी 90 का, क्योंकि यहाँ पर ये रैखिक युग्म है तो ये 90 अंश। तो हम देखें फिर से दी गई आकृति में चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, चतुर्भुज के अंतःकोणों के योगफल का प्रगुण हम लगाएं, अंतःकोणों का योगफल। देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो देखें एक स्टेज से स्टार्ट करें, 90 अंश, ये 90 अंश, यहाँ पर ये कोण आपका 90 का बनेगा, ये रेखा एक दूसरे पर लंब है तो 90 का कोण बनेगा, 90 अंश धन 60 अंश धन 70 अंश धन x, चौथा कोण x है, x का मान निकालना है, बराबर 360 अंश। अब देखें जोड़ें, 9 6 15 15 7 22, 220 अंश धन x बराबर 360 अंश। तो x का मान निकालें, इसलिए कोण x बराबर 360 अंश ऋण 220 अंश। देखें घटाएं, 0 से 0 घटा 0 हो गया, 6 में से 2 गया 4 गया, 3 में से 2 गया 140 अंश। तो x का मान निकल के हमारा 140 अंश, इसलिए उत्तर x बराबर, इसलिए उत्तर आ जाएगा, आंसर लिखेंगे x बराबर 140 अंश। ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब सी है क्वेश्चन, देखिएगा। तो इस आकृति को हम देखें, सी में इसने आकृति दी है हमको, भुजाओं के आधार पर देखें हम, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, आकृति है हमारे पास पंचभुज। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल नहीं जानते हैं, तो अब भी मैंने एक सूत्र बताया, इसके अंतःकोणों का योगफल हम निकालें तो n ऋण 2 गुणा 180 अंश करें तो इसका निकल जाएगा। n में से n पंचभुज है, 5 ऋण 2 अर्थात 3 गुणा 180 अंश 540 अंश हो जाएगा इसके सभी भीतरी कोणों का योगफल। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर इसका बाह्य कोण दिया 70 का, तो हम इसका आधार का अंतःकोण ज्ञात करें तो ये दोनों मिलकर एक रेखिक युग्म है।
रैखिक युग्म के कोणों का योगफल होता है हमारा 180 अंश। तो इसका अंतःकोण निकल गया, आधार का अंतःकोण 180 में से 70 घटा दे 110 अंश। उसी प्रकार इस तरफ का आधार का दूसरा अंतःकोण देखें तो ये भी मिलकर के हमारा एक रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 होता है। 180 में से 60 घटा दें 120 अंश। दो कोण एक्स बस, फिर उसके बाद जोड़े पंचभुज के कोणों का योगफल। तो देखें दी गई आकृति पंचभुज, भुजाओं के आधार पर देखा हमने इसको, पंचभुज है। पंचभुज की पहले अंतःकोण ही निकालते हैं। अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, मैंने सूत्र बताया था। अभी आपको किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए सूत्र था n-2 गुणा 180 अंश। जहाँ पर n का मान 5 है तो हो जाएगा 5-2 गुणा 180 अंश बराबर हो गया 3 गुणा 180 अंश बराबर हो गया 540 अंश। तो इस आकृति के सभी अंतःकोणों का योग होगा 540 अंश। अब देखें हम एक एक करके। चूंकि पंचभुज के आधार का एक अंतःकोण, उसकी माप नहीं दे रखी है, अंतःकोण बराबर हो गया 180 अंश ऋण 70 अंश बराबर 110 अंश। ये मैंने अभी बताया आपको। क्यों? रैखिक युग्म, ये कोण किससे हैं? रैखिक युग्म। इसी प्रकार आधार का दूसरा अंतःकोण तो देखें हम, ये भी रैखिक युग्म है। 180 रैखिक युग्म कोण का योग 180 होता है। 180 ऋण 60 अंश, बाह्य कोण दे रखा है ये 60 का, घटा दें 120 अंश। अतः पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग फल देखिए। अब हमारे पास हो गया आधार का एक कोण लिया हमने 110 अंश धन 120 अंश धन x अंश धन 30 अंश धन x अंश बराबर 540 अंश। 540 अंश पंचभुज के अंतःकोण का योग 540 अंश हमारे पास है। अब यहाँ पर x समान पद जुड़ जाएगा, इसी को जोड़ लिया पहले, या 2x धन 110 120 230 और 30 260 अंश बराबर 540 अंश। अब यह समीकरण बन गया। 2x बराबर 260 का पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, पक्षांतर पर चिन्ह बदलता है। 540 अंश ऋण 260 अंश, घटाइए 0 का 0, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 4 में से 2 गया 280 अंश। इसलिए x बराबर 2 का पक्षांतर कर दीजिए, 2x का गुणांक है वहाँ जाके भाग देगा, चिन्ह बदलता है पक्षांतर से, अपने समीकरण को हल करने में सीखा है। 280 अंश बट्टा 2 बराबर 2 कम 2 2 को 8 240। इसलिए उत्तर आ गया हमारा x बराबर 140 अंश। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर डी है। इस आकृति को देखें क्या बना है। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा समपंचभुज है। सभी भुजाएं बराबर इसने दर्शा रखे हैं। डी दी गई आकृति समपंचभुज, ये पंचभुज है लेकिन सभी भुजाएं बराबर है, तो इसको हम कहेंगे
समपंचभुज के अंतःकोणों का योगफल बराबर, देखिए सारे कोण x x x x x, तो x धन x धन x धन x धन x बराबर, अभी पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल क्या बताया मैंने आपको, 540 अंश। फिर सूत्र से निकाल सकते हैं, आपको नहीं आता है 540 अंश, तो ये x x समान पद हैं, जुड़ जाएंगे, 5x सब धनात्मक हैं बराबर 540 अंश। अब x का मान हमको चाहिए, इसलिए x बराबर 540, 5x का गुणांक है तो पक्षांतर करने पर वो भाग में बदल जाएगा, 540/5 भाग दे देंगे, 5 एकम 5 उत्तरा 4, भागने के लब्ध में 0, 40 5 40, 108 अंश, 108 अंश। इसलिए कोण x बराबर 108 अंश, 108 अंश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दो आकृतियां दी हैं, यहाँ पर 7 और 8। तो देखें, ये कहता है कि a x धन y धन z ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज की भुजाओं को आगे को बढ़ा करके बाह्य कोण बन गया है। यहाँ पर इस भुजा को बढ़ा है y बाह्य कोण, यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ाया है x बाह्य कोण। तो आप पिछले कक्षा में सीख चुके हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो y का मान यहाँ पर हम देखें 30 धन 90 अंश, 30 धन 90 अंश से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इसका, अगर हम त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करें तो 90 और 30 त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। 90 और 30 जोड़े हम 120, 180 में से 120 घटाते तो यहाँ पर त्रिभुज का जो तीसरा कोण है ये हमारा प्राप्त हो रहा है 60 अंश। ठीक हो गया। अब हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें z धन 30 को जोड़ें तो ये रैखिक युग्म है। उसी प्रकार 90 धन x को जोड़ें, ये भी रैखिक युग्म है। उसी प्रकार y धन 60 को जोड़ें, ये भी रैखिक युग्म है। तो इस आधार पर भी हम इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 का चित्र है हमारा ये ए। तो देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज का तीसरा अंतःकोण, जहाँ पर हम नियम लगा रहे हैं, त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करते पहले, त्रिभुज का तीसरा अंतःकोण बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो हो जाएगा 180 अंश ऋण दो कोण दिए हुए हैं 30 अंश धन 90 अंश, तो बराबर हो गया 180 अंश ऋण 120 अंश बराबर 60 अंश। ये देखिए तीसरा कोण हमने निकाल दिया। अब देखें पुनः ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल का जो प्रगुण था वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब उसके बाद आ रहा है पुनः कोण z धन 30 अंश बराबर 180 अंश, ये रैखिक युग्म। देखिए z और 30 मिलाकर एक ही सरल रेखा पर बन रहा है, तो ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म पिछली कक्षा में आपने सीखा है, रैखिक युग्म, ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म के हैं। उसी प्रकार कोण y धन 60 अंश बराबर 180 अंश, ये भी रैखिक युग्म है। उसके बाद हमारे पास है कोण x धन 90 अंश बराबर 180 अंश, ये भी रैखिक युग्म। अब देखिए तीनों समीकरणों को हम जोड़ दें
इसको हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 इसको कह सकते हैं। देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3